All right, so we were discussing completing the square method in the last class, and we looked at the steps. The first step that we looked at was the coefficient of x square must be taken as common from the first two terms. पहले दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन लेना होगा और तीसरा जो टर्म है +5 उसे साइड पर रखना होगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड. देन व्हाट वी नीड टू डू इज जो सेकंड टर्म होता है उसको हम 2ab फॉर्म में लिखते हैं और उससे b आइडेंटिफाई हो जाता है. फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए b का स्क्वायर ऐड करते हैं. वी ऐड b स्क्वायर बिकॉज दिस समथिंग we are adding extra, so we are going to subtract b square as well to ensure that the net effect is 0. और उसके बाद फिर हमने पूरा स्टेप सीखा था. इसके मजीद एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें मजीद क्लियर हो जाए. बस ये दो स्टेप्स मेरा रिव्यू करवाना मकसद था. The third term, that is constant term, must not be touched while we are completing the square. Coefficient of x square must be taken as common from the first two terms, and then the value of b must be chosen after rearranging the second term as 2ab. ये steps आपने देख लिए. We are starting off with example number 2. Express 2x square minus 4x plus 10 in the form a bracket x plus b whole square plus c, where a, b, and c are constants. So the step number 1. What is the step? What are the steps? Do not touch the third term, and amongst the first two terms, take the coefficient of x square as common. तो इसको फॉलो करते हैं. x square का जो coefficient है उसको कॉमन ले लें. क्या हो जाएगा भाई? 2 कॉमन ले लिया आपने. What will be left? x square minus 2x and plus 10 will be at the end. अच्छा, एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं जो आगे भी आएगी. यहां तो 2 जो है वो कॉमन निकल ही रहा है. 2x स्क्वायर और 4x में से 2x भी कॉमन निकल सकता है, बट हमें 2x कॉमन नहीं लेना. ये हम फैक्टराइज नहीं कर रहे. वी आर नॉट फैक्टराइजिंग. We just want to ensure that the coefficient of x square is 1. That's it. So whatever the coefficient of x square is, we need to take it as common, whether the common can be taken or not. मतलब अगर यहाँ 3 भी होता तो 2 और 3 के दरमियान कॉमन नहीं निकल सकता था, फिर भी हमें जबरदस्ती 2 कॉमन लेना पड़ता. वो अगले एग्जाम्पल में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. अच्छा, एक गलती, कॉमन एरर सुने. सारे स्टेप समझाने के बाद बच्चा एक गड़बड़ करता है, कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर. लेट मी केटर टू दैट. स्टूडेंट से 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 है ना, वी डिवाइड बाय 2 टू सिंप्लीफाई इट एंड मेक इट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. बच्चे कहते हैं सर ये तो हम करते थे, सिंप्लीफिकेशन तो हम किया करते थे, तो हम ऐसा कर देते, हमारी वर्किंग आसान हो जाएगी. You cannot do such thing in expressions. Please remember, expressions में ऐसा नहीं किया जा सकता. ये काम इक्वेशन में होता है. सर वो कैसे? एक्सप्रेशन में अगर आप ये करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे और आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा. अगर आप ये करते भी हैं तो आप गायब नहीं कर सकते. इक्वेशन में क्या होता था, जब 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 हुआ करता था और इक्वल टू 0 हुआ करता था, तो फिर आप सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देते. वो पता है कैसे होता था? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. क्योंकि मैथ्स में कोई भी चीज एक तरफ नहीं हो सकती, एक साइड पे एक दफा नहीं होती, 2 दफा होती, सो दैट द नेट इफेक्ट इज 0. सो व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो दिस साइड विल बी सिंप्लीफाइड टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड 0 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 0. या यूं सोच लेंगे अगर कोई 2 कॉमन निकाल लेता है लाइक दिस, then 2 will be sent to other side and 0 divided by 2 would have been 0. तो इक्वेशन में ये 2 हट जाएगा, बट एक्सप्रेशन में ये नहीं हट सकता. तो एक्सप्रेशन में नजर आना चाहिए. तो कोई अगर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाने से पहले बिला वजह 2 से डिवाइड कर दे एक्सप्रेशन को, तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर. यू कैन नॉट डू दिस. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये नहीं कर सकते आप, याद रखना ये बात. अच्छा, आगे आ जाते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको पहले 2 टर्म्स में कॉमन ले लो. डन, कर लिया हमने ये काम.
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप ये है, अच्छा मैं एक बात और ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों में से भी 2 कॉमन ले लेता ना तो भी ये वर्केबल था। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ सकता था, आ सकता था। ये जो मैंने आपको कहा है ना कि थर्ड वाले टर्म को टच नहीं करना, साइड पे रखना, ये मैंडेटरी नहीं है, इसके बगैर भी काम हो सकता है। बट इस थर्ड टर्म का कोई काम ही नहीं है पूरे प्रोसेस में, तो उसको क्यों अंदर लेकर चले? सो दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग एट अ साइड। इसके बगैर भी हो सकता था, इसको अंदर ब्रैकेट के लेकर चलते, इसमें से भी कॉमन निकाल लेते, इसको 5 बना देते, तो वी कुड हैव डन दिस, बट देयर इज नो यूज ऑफ दैट। दैट इज व्हाई आई एम नॉट टीचिंग दैट वे। तो हमने क्या किया भाई, तीसरे टर्म को बिल्कुल साइड पे रखना है। 2x² माइनस 4x में 2 को कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x बच गया। अब ये जो 2 टर्म्स हैं इस पे खेलना है और इसके थ्रू स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अच्छा, अब वो शॉर्टकट की बात भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो शॉर्टकट ये कहता है कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 हो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, then whatever the coefficient of x is, we simply need to divide it by 2 and add its square and subtract its square. वो जो शॉर्टकट वन स्टूडेंट वाज टॉकिंग अबाउट कि सर मैंने ऐसा मेथड पढ़ा था पिछले साल IGCSE के अंदर, तो वो शॉर्टकट बना ही ऐसे कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप 2ab में अरेंज करने से बच जाएंगे। लेकिन 2ab में अरेंज करने के बाद भी इंपैक्ट वही पड़ता है। वो मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाया था क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर a² प्लस 2ab फॉर्म में आ गई एक चीज तो उसमें फिर b का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा b² सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि नेट इफेक्ट 0 हो जाए। सही है? तो अभी यहां अगर मैं चाहूं तो शॉर्टकट डायरेक्ट लगा सकता हूं। अब देखिए ऊपर वाला एग्जांपल जो हमने किया था उसको भी देख लेते हैं एक दफा। व्हेन वी हैव रिटन 2x is 2ab, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? 2x 2ab is equals to 2x लिखा था ना मैंने, 2 times x times b has to be equals to 2x। अब मुझे b निकालना है, तो b निकालने के लिए ये 2x जो है वो डिवाइड होगा, तो b is equals to 2x divided by 2x and the answer, the value of b will be 1। तो ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं आप शॉर्टकट से। कैसे निकलता आप देखें, as the coefficient of x² is 1, the coefficient of x can be picked, we can divide it by 2, तो 2 divided by 2 will give me 1 and उसका स्क्वायर में ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो फिर मैं अगर इस फॉर्म में नहीं भी रीराइट करता तो शॉर्टकट ये हो सकता था कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करके ऐड भी करूंगा उसका स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। बट फिर मसला क्या है इसमें? मसला क्या है इसमें? मसला ये कि आगे कुछ जगहों पे ये वर्क नहीं करता। नहीं, ये कुछ चीज सिखा तो ऑलवेज वर्क होता है। मैं आपको कुछ आगे जाके एग्जांपल्स दूंगा तो यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दैट। अभी हम अपनी मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। सो जो स्टेप्स लिखवाए उसी को फॉलो कर रहा हूँ। x² माइनस 2ab 2 टाइम्स x, क्या होगा भाई b? आइडेंटिफाई करें क्या होगा? इट विल बी 1, राइट? एंड देन द स्क्वायर ऑफ 1 विल बी एडेड, the square of 1 will be subtracted, the bracket will be closed, and at the end we are going to write plus 10। सही है जी? अच्छा अब क्या करें? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर I taught you that these three are used to complete the square because the square has been completed by the addition of one square, but because this one square was extra added, so we have subtracted it as well। but इसके ऐड करने के बाद ये जो 3 टर्म्स हैं इसने स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया। तो यूजिंग दिस वी नो दैट द साइन ओवर हियर इज नेगेटिव साइन, यहां से आती है ये साइन, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला केस है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला नहीं है। मिडिल टर्म की साइन ही डिफाइन होती है, ये मिडिल टर्म की साइन चलती हुई आ रही है। तो अब देखें, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, 2 लिखा विद इन द ब्रैकेट्स, इन तीनों को लिखें, क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आई एम गोइंग टू राइट x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो 3 है इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इस फॉर्म में और स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। अभी जो -1 का स्क्वायर है, over here I will write -1, at the end I am going to write plus 10, then what I have to do is
अब देखें, अब क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया था, तो अब 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट एज वेल एज इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। ये दो चीजें हो गई, समझ लेंगे a माइनस बी है। 2 टाइम्स a माइनस बी मीन्स 2a माइनस 2b। 2 will be multiplied by a as well as b. So now 2 will be multiplied by this as well as by this. तो मल्टीप्लाई करें तो 2 multiplied by x minus 1 whole square, then minus 2 multiplied by 1 will give you 2. At the end it's 10, and finally your answer will be 2x minus 1 whole square plus 8. अब कोई चाहता इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखना, तो दिस कुड हैव बीन डन। ये वाला स्टेप जरूरी नहीं था, मेंटली कर सकता था कि 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आएगा, प्लस 10 करूंगा प्लस 8 आ जाएगा, बस आंसर दे देता हूं, लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर ओवर हियर। दिस इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल बताता हूं बी कैसे आया। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ डिड वी गेट बी। तो मैंने इसके लिए ये बताया था कि माइनस की वजह से तो माइनस आ गया। नाउ माइनस 2ab फॉर्म में करना है बेसिकली, राइट। तो यहां लिखें आप, यहां लिखें 2 टाइम्स a टाइम्स b विल बी इक्वल्स टू 2x। माइनस को छोड़ दें, ये वाली माइनस साइन है, ये वाली माइनस साइन है, इसको छोड़ दें। बस ये समझ लें 2ab को 2x के बराबर होना चाहिए। तो a हमें ऑलरेडी पता है x स्क्वायर था, तो इसको मैंने a होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, तो a इज x। तो a जो है a की जगह पे x आ जाएगा। दिस इज a, दिस इज b, and 2 times a times b needs to be 2x. 2 times a times b has to be equals to 2x. तो a की जगह पे आ गया x, b की जगह पे क्या आएगा कि 2x हासिल हो जाए। तो मैंने कहा b को b रहने देते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं b को अननोन रहने देता हूँ, b को b रहने देता हूँ, तो b को यही रहने दें। b निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजेंगे, तो b हो जाएगा 2x अपॉन 2x। 2x upon 2x, and the value of b will be 1. b का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। But the coefficient is not 1 for x square, will we still take 2x upon 2x equals 1? नहीं, देखो असद, the coefficient was not 1, the coefficient of x square was 1, was not 1, but now we have taken 2s common. तो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं उस पे खेलकर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो 2 कॉमन लेने की वजह से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 हो चुका ना। It was not 1, but now we have made it 1 by taking 2 as common. So now forget everything that is outside, just focus on these two terms. So this will give you a square, this will be rearranged as 2ab, and ultimately we are going to get b, the square of which we are going to add to complete the square, and to eliminate its effect so that the overall effect is nil, we subtract the square as well. Asad, you raised a question, is it clear now? Something you need clarity on? Okay, it's clear. Okay, so screenshot can be taken and acknowledgement can be given. Is everyone clear with whatever has been explained? Please let me know, write clear so that we can move forward towards the third example. Inshallah, confusion will be eliminated. We are focusing on more examples. You will be inshallah more clear. Don't worry. All right, example number 3. Express minus 2x square plus 3x minus 1 in the form a bracket x plus b whole square plus c, where a, b, and c are constants. So what is the first step? Whatever the coefficient of x square is,
take it as common, but common should be taken only from the first two terms, and the third term must not be touched. अब सर जवाब आएगा, सवाल आएगा सर 2 और 3 में तो 2 कॉमन नहीं निकल सकता, 4 होता या 6 होता तो कॉमन निकल सकता। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में यही समझाने की कोशिश की, whether it can be taken as common or not, you have to take it as common. कॉमन निकल सके या ना निकल सके, आपने कॉमन लेना है। तो अब मैं कॉमन ले रहा हूं, -2 को अगर आप कॉमन ले लें यहाँ पर, तो इट वुड बी x² -3/2x। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ भी बच्चों को आ जाती है, सर ये -3/2x कैसे हुआ? तो ये भी मैं बताता हूँ, वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें। इन दोनों में -2 कॉमन ले लिया। अब सोचें, -2x² था, -2 कॉमन ले लिया, तो ये उसूल याद रखें, जो चीज कॉमन लेते हैं ना उसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे 4 था, अब 2 कॉमन जब लेते हैं तो क्या बचता है? मिसाल देता हूँ, 4x + 16 था, 4 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है? x + 4 बचता है ना, फैक्टराइजेशन जब करते थे। तो ये कैसे आया? ये 4x में जब 4 कॉमन लिया तो 4x डिवाइडेड बाय 4 किया तो x बच गया, तो x यहाँ नजर आता है। 16 था, 4 कॉमन लिया, डिवाइड बाय 4 किया तो 4 आ गया, वो यहाँ नजर आता है। तो सिमिलरली जब कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, -2x² था, -2 को कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन -2 क्यों लिया ये तो बता दिया, क्योंकि x² के साथ -2 लिखा हुआ था। तो जो भी x² के साथ लिखा हुआ होगा, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, you have to take it as common because your objective is to make the coefficient of x² as 1. तो जब मैंने -2x² में -2 कॉमन लिया, -2x² में -2 कॉमन लेने का मतलब -2x² डिवाइडेड बाय -2, आई विल बी लेफ्ट विद x²। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर x² नजर आ रहा है। अच्छा, फिर +3x था, तो +3x में आपने -2 को कॉमन ले लिया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस को, एक प्लस साइन एक माइनस साइन है, याद रखें ये जो माइनस है ना, चाहे ये डिनोमिनेटर में हो, चाहे ये न्यूमरेटर में हो, चाहे ये बीच में लिखा जाए, ये एक ही बात है। ये माइनस जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इसको हम कहीं भी भेज सकते हैं, इसको ऊपर भी भेज सकते हैं। तो अल्टीमेटली प्लस माइनस इज माइनस, एंड दिस विल बिकम -3/2x। सो दैट इज वाई जब मैंने 3x में से -2 कॉमन लिया तो मैंने 3x डिवाइडेड बाय -2 किया, तो आई वाज लेफ्ट विद -3/2x। तो जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो लिख देते हैं। तो ये आपने x² का कोएफिशिएंट कॉमन लेने पे लिख दिया। उसके बाद मजीद वही स्टेप्स हैं, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, तो अगर शॉर्टकट पे चले जाएं, शॉर्टकट भी अगर लिखते हैं आप -3/2x, तो फिर आपको डायरेक्ट जो शॉर्टकट था वो यही था कि x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 करके ऐड, उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। बट मैंने आपको क्या सिखाया, आप पूरा लिखिए। -2ab कॉन्सेप्चुअली वो ज्यादा क्लियर करता है आपको। -2ab, a क्या है x, भाई b क्या होगा, जो भी b आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी होगा और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा, और एंड में मेरे पास -1 आ जाएगा। ये चीज तो ऐसे कॉपी होती रहेगी। अब ये कैसे आए, हाउ इज ए एक्स? देखिए, x² था, मुझे a² -2ab + b² फॉर्म में करना होता है, या a² + 2ab + b² फॉर्म में करना होता है। तो पहला टर्म तो a² होता है, तो इफ यू आर गोइंग टू राइट x² as a², हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट? We are going to write x whole square. So this x is going to be our a. Right? All right. So a is x. That is why a² x² will give us x². So -2ab. Now what will be b? So again, these, when 2ab are going to be multiplied, we are going to get 3/2x. So let's do it over here. 2 multiplied by a multiplied by b will be equals to 3/2x. X and x got cancelled. Now if we are going to find b, 2 will be cross multiplied to that side.
So B is equals to 3/4. So now we realize that B is 3/4. Now just check out. 2 multiplied by x multiplied by 3. 6x/4 आएगा. Simplify होके 3/2 हो जाएगा. ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो we are left with 3/2x. तो 2 into a into b करके हम देख सकते हैं कि हमें 3/2x हासिल हो रहा है. When we have got b as 3/4, we are going to add its square. We are going to subtract its square. We are going to close the bracket. The third term will be copied as it is. Then the steps are going to be same. These three will be used to write the completed square bracket, which will be within the brackets x minus 3/4 whole square. ये कैसे आता है मैं फिर रिपीट करता हूँ. a यहाँ से आ गया, b यहाँ से आ गया, माइनस की साइन यहाँ से आ गई. जो बीच में साइन चलती आ रही है उसको ही फॉलो करते हैं. x minus 3/4 का होल स्क्वायर. अच्छा अब ये माइनस अपनी जगह रहेगा. 3/4 का स्क्वायर जब करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. तो दिस इज गोइंग टू बी -9/16. अच्छा बाहर -2 है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ -1 एज इट इज रहेगा. -2 एज इट इज कॉपी हो गया, -1 एज इट इज कॉपी हो गया. ये जो 3 है ये कन्वर्ट होके ये ब्रैकेट बन गया. इसको खोल के एक्सपैंड कर दिया. -9/16 माइनस एज इट इज कॉपी होगा. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. सही है. नेक्स्ट स्टेप क्या है. -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9/16 से भी. अच्छा -2 को जब -9/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दो तरीके हो सकते हैं. याद रखें व्हेन टू फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर and the denominator is multiplied by the denominator. So if -2 is basically -2/1, so -2 will be multiplied by -9 to give you +18 and 1 will be multiplied by 16 to give you 16. So you will get 18/16 and when you are going to simplify it, it is going to be 9/8. तो अब ये ज्यादा मुश्किल काम है कि पहले आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें. ज्यादा बेहतर क्या है. You know that numerator can be cancelled with the denominator. 2 1s are 2, 2 8s are 16. This is a better approach. Mentally आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे. अगर आप 2 9s are 18/16 करते हैं फिर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ी वर्किंग दिमाग को भी ज्यादा करनी पड़ेगी. डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता है 2 is the numerator, 16 is the denominator. You can cancel it directly. 2 1s are 2, 2 8s are 16. Now this minus and this minus will make minus minus plus. So the answer will be +9/8. बाकी -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर अटैच हो जाएगा. उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं. तो दिस विल बिकम -2 times x minus 3/4 whole square plus 9/8 एंड में -1. अच्छा अब यहाँ पर आपको ज्यादा मेंटली करने की वैसे ज्यादा ये जो मैंने आपको कहा मेंटल कैलकुलेशन वो भी जरूरी नहीं थी. -2 को -9/16 से आप कैलकुलेटर से भी कर सकते थे. तो राइट डाउन -2 मल्टीप्लाई बाय -9/16 यू आर गोइंग टू गेट +9/8. तो यहाँ मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट मेरी आदत है कि मैं मेंटल कैलकुलेशंस भी करवा देता हूँ बाज़ औक़ात. तो इसीलिए मैंने करवा दी. अच्छा अब +9/8 बचा. +9/8 -1 यहाँ भी आप मैन्युअली कर सकते हैं. एलसीएम ले लें फिर ये 8 बन जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा. 9 - 8 इज 1/8 बचेगा. बट it's okay if you use calculator for this as well. 9/8 -1 if you're going to do it, it's going to be 1/8. So ultimately your answer will be -2 x minus 3/4 whole square plus 1/8. So this is your completed square form. This will be your answer. अब देखिए मैंने एक और एग्जांपल करवा दिया. इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिविटी भी थी और फिर उसके बाद यहाँ फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हुआ. उसके बाद बी भी फ्रैक्शन में आया. उसका स्क्वायर ऐड भी हुआ, सबट्रैक्ट भी हुआ. तो ये थोड़ा सा बाकी एग्जांपल्स के मुकाबले में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला था. किसी भी स्टेप में कोई डाउट है चैट पे पूछें या रेज हैंड करके पूछ लें. आई हैव नो प्रॉब्लम्स बट गेट इट क्लियर, गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर. इट्स वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर. इज एवरीवन क्लियर? Is it getting better with the passage of time? The more examples you are solving, is it getting better? मैंने हर एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत चेंज भी किया था. थोड़ी वैरायटी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कीपिंग इन माइंड सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स.
Yes, Sir, sir. if we're using -2 to cancel simplify the fraction, then why is the -2 still in our answer at the end? You're talking about this -2, right? G, G. Look, this you can see that we have to convert into this form, and we can see the value of a over here. And when we studied that the coefficient of x square is basically the value of a. So this is going to be the value of a, and that is for sure. We took -2 as common just to simplify our process so that within the bracket there are only two terms. So using two terms, we managed to find b, and then we squared b, added the b square and subtracted the b square as well. But at the end, when we manage to complete the square, then this -2 has to be multiplied again. So this will be here. We cannot simply ignore it because I told previously this is not an equation. This is an expression. So we cannot simply eliminate -2 by saying that we have divided the entire equation by -2. Hence, -2 will be eliminated. So there's nothing like that. -2 will still be there. It cannot be vanished. So it has to come back again as well. But without taking it as common, we could not have been able to complete the square. That is why I followed these steps. Oh, okay, that makes sense. Okay. Okay. Thank you. Okay. What about acknowledgement from others? Please, everyone to acknowledge. All right. Okay, great. Everyone has understood it. That's great. Okay, right. So moving on towards the fourth example, which is a bit different. So let's start with that. अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल रूटीन वर्क जो हम करते, और इस केस में एक शॉर्टकट भी हो सकता था। मैं आपको दोनों बताता हूँ। ये फोर्थ एग्जांपल जरा, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दिस। ये जो मैंने आपको ऊपर शॉर्टकट मैंने अप्लाई नहीं करने दिया कि व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 देन यू डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 एंड ऐड इट्स स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट इट्स स्क्वायर, इट्स अ रट्टा। ये एक रट्टा है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट वो है जो मैंने आपको बताया। तो यहां अब आप देखें 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इन द फॉर्म ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ एक चेंज देखें, आप ऊपर सारे एग्जांपल्स में आए, a आपको बाहर नजर आ रहा है, a ब्रैकेट x प्लस b होल स्क्वायर प्लस। यहां पर आ जाए आप, a बाहर नजर आ रहा है। यहां पर आ जाए थर्ड एग्जाम्पल पे, ए बाहर नजर आ रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल पे अगर आप आते हैं, ए आपको अंदर नजर आ रहा है, इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या करें? अब एक नॉर्मल बच्चा जिसको कंप्लीट द स्क्वायर के एक स्टेप्स बताए गए थे, वो उसी स्टेप्स को फॉलो करेगा। पहले तो ये समझ लें कि ऐसा होता कब है कि ए अंदर चला जाए। दिस इज रेयर, हर सवाल में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा था ना, इन एएस मैथ्स व्हेन यू आर गोइंग टू डू क्वाड्रेटिक्स, then in few questions you are going to see that the examiner will ask you to convert into completed square form. But when you are going to move on to the functions topic, the next topic of the syllabus of P1, in that you are going to notice that in every other functions question you are going to complete the square in the first part of the question, क्योंकि functions के बहुत सारे काम completed square form से होते हैं। तो completed square form का होना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। दैट इज वाई फर्स्ट पार्ट में वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को निकलवा लेता है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता कब है कि ए बाहर की जगह अंदर चला जाए। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा नहीं होता। यहाँ नोट क्या करना है? नोट वन थिंग ओवर हियर, कोएफिशिएंट
of x square is a perfect square. IGCSE में हमने पढ़ा था ना परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 9 is a perfect square, 16 is a perfect square, and goes on and on. 1, 4, 9, 16, these are all perfect squares. The coefficient of x square is a perfect square. Then such types of questions come. कभी 4 होगा, 1 होगा. 1 में तो हमने ऊपर देख ही लिया था. Example number 1 was x square का coefficient उसमें 1 था. कभी कभार it will be 4, sometimes it's 9, sometimes it's 16. So over here, or 25 and so on. 25, 36, 7 square is 49, 8 square is 64 and so on. The perfect square होगा तो आप देखेंगे कि ये अंदर जा सकता है. अब अगर आप वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो स्टेप्स मैंने आपको सिखाए हैं तो काम लंबा हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा. वो जो स्टेप्स है ना वो मैंने सिखाए उस वक्त के लिए थे जब ये ए बाहर होता है. तो सर क्या वो वाला मेथड जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं वो यहाँ नहीं लग सकता? लग सकता है. इसीलिए पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 उसी तरीके से कराऊंगा. तो पहले वही तरीका फॉलो करते हैं. स्टेप्स क्या थे? Whatever the coefficient of x square is, take it as common. चले भाई कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया भाई 4. Take it as common from the first two terms. तो 4 कॉमन लिया तो x square plus 4x हो जाएगा और plus 15 not to be touched. Step number 1, make the coefficient of x square as 1. Step number 2, rearrange a square plus 2ab. अब आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है कुछ. आसान तरीका होता है 4x से 2x को डिवाइड कर दें, यहीं कर दिया करें. ये चीज है 2x डिवाइड कर दें, 4x डिवाइडेड बाय 2x, x कटा, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बच गया. हाउ डिड इट बिकम 4x? अच्छा सॉरी, माय बैड. नहीं सही तो है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी. पता नहीं मैंने क्या दिमाग में लाया, मेरी गलती हो गई, कुछ गलती कर दी मैंने. 6/4 इज 3/2, माय बैड, सॉरी. हाँ थैंक यू. अच्छा सवाल पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा. पता नहीं क्या कर दिया मैंने, दिमाग में क्या चीज आई मुझे समझ में नहीं आई बात. ऐसा होता नहीं है वैसे, खैर इंसान है, ह्यूमन बीइंग टेंड्स टू मेक मिस्टेक्स. यस इट शुड बी 6/4 3/2. यस एग्जैक्टली. तो एक्स स्क्वायर में जब मैंने एक्स स्क्वायर से 4 कॉमन लिया, मैंने यहाँ 4 लिखा था ना तो मैंने अच्छा 16 पढ़ लिया मैंने. ओके राइट, मैंने 4x स्क्वायर प्लस 16x पढ़ लिया इसको, इसीलिए जो है ना मैंने गलती कर दी. सही. तो इट्स 6x. तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर में जब मैंने 4 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर आ गया 6x डिवाइडेड बाय 4. तो इट इज 6/4 लिख दें या सिंप्लीफाई करके, तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2x. सही है. एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x एंड में प्लस 15 एज इट इज कॉपी हो गया. देन अब प्रोसेस को आगे ले जाते हैं. 4 यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab. बी क्या होगा? तो आसान तरीका ये होता है कि 3/2x में 2x को डिवाइड कर दो. 2ab, this 2ab has to be equals to 3/2x, right? So this 2x will be divided over here. तो 3/2x में 2x को डिवाइड करेंगे तो b आएगा. ये उसूल है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है हर दफा. 3/2x चाहिए था, 2x आ चुका है, तो 3/2x डिवाइडेड बाय 2x कर ले तो x कट गया. अच्छा न्यूमरेटर में अगर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है तो ये वाली चीज तो बताने के लिए इतना कुछ होता है कि ना लिखना ही पड़ जाता है. अच्छा a/b डिवाइडेड बाय c/d अगर कभी आपको नजर आ जाए, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, द डायरेक्ट शॉर्टकट सेज a will be multiplied by d and will become the numerator and b will be multiplied by c and will become the denominator. फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आते हैं, और ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर बनते हैं. कैसे? अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? a/b डिवाइडेड बाय c/d. तो a/b मल्टीप्लाइड बाय d/c हो जाता है. ये पता है हमें, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है. तो c/d बिकेम d/c
and now numerator multiply by numerator will give you AD, denominator multiply by denominator will give you BC. तो यहाँ पर मैं ये बात कर रहा था कि 3/2x डिवाइडेड बाय 2x है, तो 2x/1 हो गया बेसिकली, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, x कट जाएंगे। फिर भी कंफ्यूजन है भाई तो साथ साइड पे लिख लें, मना नहीं है आपको, कंफ्यूजन है तो लिख लें, 2 टाइम्स x टाइम्स b is equals to 3/2x, x got cancelled, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो b will be 3/4। सही है, ये वर्किंग में मना नहीं कर रहा हूँ, आप करें बेशक करें, बट after certain practice, after practice of few questions, you will get to realize कि ultimately क्या हो रहा है, 3/2x 2x डिवाइड हो रहे हैं, x कट गया, 3/2 डिवाइड बाय 2 is 3/4, डायरेक्ट लिख दें यहाँ, तो आपकी वर्किंग और स्टेप्स कुछ सेव हो जाएंगे। So over here we are going to write 3/4. Now we are going to write 3/4 whole square added, then 3/4 whole square subtracted. And then the bracket will be closed and we are going to write +15. ये वही स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो कर रहे थे। अच्छा, अब क्या करेंगे अगला स्टेप, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा क्या बन जाएगा, वी नो द स्टेप्स, 4 ब्रैकेट के अंदर इट विल बिकम x + 3/4 होल स्क्वायर और -9/16 -9/16 और एंड में आ गया +15। अब क्या हो रहा है, ये जो 3 है, ये तीन मिलके हमें ये ब्रैकेट मिल गया। कैसे आया, a जो है वो x है, b जो है वो 3/4 है, बीच में साइन है प्लस, तो वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू x + 3/4 होल स्क्वायर, देन 3/4 होल स्क्वायर मेड 9/16 और अब हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना। तो व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 4, it will become 4x + 3/4 whole square minus again 4 9s are 36, 36/16 और सिंप्लीफाई करें इससे बेहतर है 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो -9/4 +15। और अब जो है वो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, -9/4 +15 अगर आप करते हैं तो 51/4 हो जाएगा। 4 ब्रैकेट x + 3/4 होल स्क्वायर +51/4। सही है, अब ये स्टेप्स आप करके आपका ये आंसर आ जाता। अब अगर किसी ने ये आंसर छोड़ दिया, तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ मार्क्स, और कम मार्क्स नहीं, 2 नंबर कटेंगे। क्यों पता है, every value has a mark, the value of a has 1 mark, the value of b has 1 mark, the value of c has 1 mark, usually it's a 3-mark question. So because you have not expressed in the correct form, the value of a will be wrong, the value of b will be wrong, only the value of c will be correct, a and b both will be wrong. So you will get, even after so much of working, you will get just 1 mark out of 3, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा 3 में से, इतनी मेहनत करने के बाद। तो सर क्या करें फिर, कैसे कन्वर्ट करें इसको। अब आपने इसमें ना बेसिक्स भी आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अब आपने बोला यार यहाँ जो है ना मेरा नंबर बाहर आ रहा है और यहाँ पर बाहर 1 है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा अच्छा, इस 4 को अंदर लेकर जाना है, इसका मतलब इस 4 को अंदर लेकर जाना है। अब आपने कहा ये 4 कैसे अंदर जाएगा, सवाल तो ये पैदा होता है, ये 4 कैसे अंदर जाएगा, और अगर ये 4 अंदर जाएगा तो ये 4 तो नहीं रहेगा, ये तो 2 हो जाएगा। सर ये कैसे कह सकते हैं आप, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए चीजें ना बताने के लिए बहुत सारी होती हैं और स्टेप्स बढ़ते ही चले जाते हैं, तो लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस समझाने का मकसद ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो कि आप फिर याद रखें इंशाल्लाह कि पढ़ाया है भाई, किसी ने सही पढ़ाया है, सही तगड़ा तरीके से पढ़ाया है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम रीराइटिंग 4 as 2 square and over here it's x + 3/4 whole square.
स्टेप्स में बढ़ा रहा हूँ, आप शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्टेप्स इसलिए कट डाउन नहीं कर रहा वरना आपको समझ नहीं आएगा। अब एक उसूल इंडाइसिस का लॉ आपने पढ़ा था, नहीं, यू कैन नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 4 कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय x and 3/4 डायरेक्टली। व्हाई? 2 मल्टीप्लाई बाय x plus 2 square, ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि 2x plus 4, no, you cannot do it. If it's 2 times x plus 2, then you could have done 2x plus 4, but over here if it's a square or a cube or something else, you cannot multiply. तो मैं क्या करूं, मुझे उसको सेम लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, तो 2 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है if a square and b square are being multiplied, then we can write it as ab whole square. ये शायद आपने इस तरह से पढ़ा हो कि a square multiplied by b square अगर है तो we can write like this, a multiplied by b whole square. तो अब आपने कहा यार अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक काम करते हैं, a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉमन स्क्वायर लगा देते हैं जो दोनों पे अप्लाई होगा। अच्छा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आना चाहिए। भाई इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में जाते थे तो हमें क्या सिखाया गया कि ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होंगी, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होंगे उन पे पावर अप्लाई होगी। तो a पावर 1 पावर 2 है तो 1 2 2 हो गया a स्क्वायर, b की पावर 1 थी, पावर 2 लगी, 1 2 2 पावर 2 हो गई। इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आना चाहिए। तो अभी हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कि अगर a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो a और b को मल्टीप्लाई करके कॉमन स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, a स्क्वायर है तो ये 2 है, b स्क्वायर इज x प्लस 3 अपॉन a इज 2, b is x plus 3/4 and both has a square. So let's do one thing. Let's multiply 2 by x plus 3/4 and take common square. तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये स्टेप, 2 multiply by x plus 3/4 and whole bracket के ऊपर square plus 51/4, और फिर यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। From here we are going to get the final answer and that is going to be, now what we are going to do, common square आ गया, 4 जो है 2 स्क्वायर बन के अंदर चला गया। अब 2 को अब x और 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 times x is 2x and 2 times 3/4 is 6/4, या डायरेक्टली कह लें 2 times 3/4 is 3/2। तो ये अंदर ब्रैकेट के बन जाएगा 2x plus 3/2 whole square plus 51/4. Now this 51/4 is going to be your final answer. ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। After long process, you have been able to find your answer. अब इसका एक शॉर्ट, पहले मुझे ये एक्नॉलेज करें, is this thing clear? Is everyone clear with this example? क्योंकि इसका मेथड 2 दिखाने वाला हूँ, which is a shortcut and which you should follow whenever you see that a is inside the bracket and not outside. तो यहाँ पहले इस पार्ट के इस मेथड के स्टेप्स मुझे बता दें। इज इट क्लियर? कोई मसला है तो पूछ लें वरना क्लियर लिख दें। मैंने प्रॉपर लॉ ऑफ इंडाइसिस से कनेक्ट करके हर चीज बताई। Step 2 and step 3. So this is the step 2 and this is the step 3. These two steps are you talking about, Hamza? All right, listen. देखिए सबसे पहले हमने 4 कॉमन ले लिया था, ये आपको क्लियर हो गया था स्टेप, सही है। उसके बाद आपको पता है कि x स्क्वायर को आपने a स्क्वायर फॉर्म में रीराइट करना होता है and 3/2x is rewritten as 2ab. तो x square was x whole square, तो a is x. Then when we are going to write 2ab, then a is x. We have to decide b. So we have written over here 2 times a times b is equals to 3/2x. A was x, we have already written. So 2 times x times b is 3/2x. We need to find b. So we can send 2x to that side. या हम x और x पहले कैंसिल कर दें फिर 2 को वहां भेज दें। When we have sent 2 to that side, b is 3/4. So once we have identified that b is 3/4, we have written b over here.
then we have added b square and we have subtracted b square. And we have closed the bracket and we copied plus 15 as it is. उसके बाद ये जो तीन चीजें हैं ये a plus b होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है. ये मैं आपको सारे एग्जांपल्स में बताता जा रहा हूँ. तो थर्ड स्टेप में a is x, b is 3/4, प्लस है तो प्लस यहाँ भी और यहाँ भी प्लस. क्या a plus b होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा या a minus b होल स्क्वायर में? उसका ताल्लुक मिडिल टर्म की इस साइन से है. x के कोएफिशिएंट के पास जो साइन है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और जब इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा तो भी प्लस ही होगा. a जो है वो x था, b जो है 3/4 है, तो a plus b होल स्क्वायर, देन -3/4 होल स्क्वायर था तो -9/16, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. 4 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई किया, -9/16 से भी मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 4s are 16, it's -9/4 plus 15 as it is copied. Yes, so it's clear, right? Okay. Thank you for the acknowledgement. This means you are clear with it. अच्छा है, अगर आपको समझ आ जाए तो आप अंडरस्टूड लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे मजीद इन्हें रिपीट करना. सही है. अच्छा, अब ये तो चीज हमारे सामने आ गई. अब जो मैं शॉर्टकट कर रहा था, क्यों शॉर्टकट करते हो तुम? शॉर्टकट पे क्यों इतना मरते हो? तो वो शॉर्टकट की जो बात है, आइए उसको देख लेते हैं. शॉर्टकट की जगह बना लेते हैं. थोड़ी सी जगह दिल में होनी चाहिए, जगह बनी जाती है. सही है जी, ये जगह बना ली हमने आपके लिए, बड़ी सी जगह शॉर्टकट के लिए. देखते हैं इस शॉर्टकट में जगह में आता है नहीं आता. अभी जो स्किल आपको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म की सिखाई है ना, ये बगैर एक्स स्क्वायर का कॉमन लिए भी बन सकती है. पता है कैसे? बगैर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन लिए डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में कन्वर्ट मार दे डायरेक्ट. बट दैट इज ओनली पॉसिबल when the coefficient of x square is a perfect square. अगर coefficient of x square perfect square होगा तब ही ऐसा मुमकिन होगा, not always. ये बात याद रखना जरूरी है. तो यहाँ पर coefficient of x square common, x square coefficient of x square perfect square है, that is why this is possible. तो अब क्या है, डायरेक्ट देखिए मैं क्या खेल रहा हूँ, देखिएगा. 4x स्क्वायर को मैं डायरेक्ट a स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो यूजुअली जब मैं ए स्क्वायर फॉर्म में लिखा करता था तो ए एक्स ही होता था. बट आप मुझे बताएं कि अगर मैं 4x स्क्वायर को ए स्क्वायर फॉर्म में लिखता हूं तो ए क्या होगा? 2x होगा. 2x स्क्वायर प्लस 2ab. ए जो है 2x है, बी क्या होगा भाई? अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, यहाँ से अगर मैं ये वाली चीज हटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें. अगर इसमें से किसी चीज को कोई चीज को कॉपी करना हो तो फिर मसला ना हो. स्क्रीनशॉट एक दफा ले लें पहले, फिर मैं साइड वाली चीज मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी लंबी जगह चाहिए होगी. साइड से मैं ये वाली लाइन हटा रहा हूँ. अच्छा जी, जब देखिएगा यहाँ पर, तो मेथड 2 क्या है? दिस इज अ शॉर्टकट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, and this is only valid when the coefficient of x square is a perfect square. So 2x whole square plus 2ab. Now what is going to be b? So that we get 6x. क्या होगा? अच्छा, पहले दो टर्म्स पे फोकस है. प्लस 15 तो एज इट इज कॉपी होगा. सही है. तो 4x होल स्क्वायर बन गया 2x होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab. अब तक जितने एग्जांपल्स देखे उसमें a जो है ना x हुआ करता था, बट यहाँ पर जो a है वो x नहीं है, इट इज 2x. तो अब ये 2ab मल्टीप्लाई होके आपको क्या बनाना है? 6x बनाना है. तो इसकी वर्किंग साइड पे आप कर सकते हैं कि 2 टाइम्स 2x टाइम्स b has to be equals to 6x. So what is going to be b? तो x कट गया, x कटेगा, तो 2 times is 4, 6/4 is 3/2. तो ये 3/2 बच जाएगा. यहां से पता चला कि b 3/2 है.
3/2 जैसे ही पता चला, 3/2 का स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया, 3/2 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और एंड में जो +15 है उसको एज इट इज ऐड भी कर दिया। व्हाट आई हैव डन, 4x स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर फॉर्म में लिखा, तो a जो है 2x हो गया, 2x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b, तो ये जो a है ये 2x हो गया। b क्या होगा कि 2a और b मल्टीप्लाई होकर 6x हासिल हो, तो मैंने लिख दिया 2a और b मल्टीप्लाई होकर 6x मिलना था, तो b क्या होगा भाई, तो 2 इंटू 2x 4x हो गया, 6x से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई हो गया, 3/2 बन गया। तो b का पता चला 3/2 है। जो भी b आया उसका स्क्वायर ऐड भी हुआ, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हुआ, और +15 एज इट इज कॉपी हो गया। तो ये इसकी फॉर्म चेंज की, इसकी फॉर्म चेंज की, ये एक्स्ट्रा ऐड किया, ये एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया, ये एज इट इज कॉपी की। अब वही है, ये जो 3 है, ये जो 3 है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर, राइट, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a क्या है, a इज 2x प्लस b इज 3/2। अब देखें, डायरेक्ट देखें, a प्लस b होल स्क्वायर, और ये जो एंड वाली चीज है ये कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लें, -3 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर इज -9/4, -9/4 प्लस 15 कैलकुलेट पे करें जरा, आंसर आ जाएगा 51/4। आंसर आ गया +51/4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड दिस इज द शॉर्टकट। अब आप देखें यहां मैंने कितने स्टेप्स किए हैं और वो कितने स्टेप से काम हुआ है, 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर जाके आंसर आया है। यहाँ कितने स्टेप्स हैं, 1 स्टेप, 1 स्टेप, 2 steps, that's it, it's done. But this shortcut is only valid, मैं एक स्टेप बढ़ा सकता था अगर मैं -9/4 प्लस 15 लिखता तो, बट मैंने तो इसको कैलकुलेटर से ही कर लिया। तो ऐसे स्टेप्स जो है ना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी कोई बंदा चाहता तो 4 इंटू -9/16 लिखें कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, 4 इंटू -9/16 प्लस 15, तो डायरेक्टली 51/4 आ जाएगा। तो कोई चाहता तो ये स्टेप इग्नोर हो सकता था, डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ सकता था। तो स्टेप्स तो भारत सेव करने के लिए सेव किए जा सकते हैं। So why did you write b/2 for answer 1? And 3/2 for and 2? You have done some typing error. I'm not sure what you are asking. So the simplest way is I'm unmuting you and you can ask the question. Right. So, sir, my question is, for the first time you got the answer with the longer method, right? Right. You've written x plus b over 2, all whole squared. So is that just like a silly mistake, or is there a reason behind why you've written b? Which was a silly mistake? Where have I done error? I mean, like, you know, the longer method you did and you got 2x plus b over 2 all squared. Yes. So the b there is that just like a silly mistake, or is there a specific reason why you've written b? Where have I written b? Over here? Yes. So no. Beneath it. So you know, so you see that answer in blue, right? The one you've highlighted. Okay. Oh, it's Okay. 3 over 2. Okay, this No. Can you look at the answer in blue? answer in blue. Yes, Yeah. this. No. The one you've highlighted all the way down at the All the way bottom, down bottom. the Okay. bottom This. right. Yeah, over here. Okay. Yeah. Is, Okay. is that a 3 or is that a B? Oh, this is a 3. This is not a B. Oh, This is a 3. okay, that's my bad. Sorry, I read that as a. No. This is 3. This is just my writing error. If you are not able to see it, it was a 3. This Never is mind. 3. This is 3. Both answers are same. Hamza, both answers are same. Okay, I've got it. just the main thing that I wanted to tell in this example was that through the shortcut we get the answer easily. But if we are going to still follow the method 1 that we have been doing till now for this question as well, when A is inside, then we have to do so many steps to get the right answer. Got it. Thank you. Most welcome. Right? So मैंने ये method आप लोगों को इसलिए सिखाया क्योंकि you know when you are
in the flow, and when you are going to see past paper questions, most of the questions are of the form, this form, a bracket x plus b whole square plus c. तो एक आदत बनी हुई होती है ना, तो इंसान उसी को फॉलो करता है. तो अगर कोई आदत बने हुए करके सब कर भी दिया तो कुछ बच्चे पता है पैनिक कर जाते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा भार आ रहा है, यहाँ तक पूरा कर लिया, पूरी एफर्ट मार दी, जान लगा दी, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स and they managed to get this answer, but then they realize that 4 is outside and a is inside. Oh, we have done a mistake, cut. They cancel it out and then they panic. Don't cancel it out. The main objective to teach method 1 was that once you have get a particular answer, you can always convert it into the final answer as well. There is a way out. However, the better approach is, now that when I've made this a part of your explanation lecture, so I'm sure you are going to think twice before you are going to complete the square. तो हमेशा सोचें पहले कि जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो कौन सी फॉर्म है. अच्छा, ये वो एग्जांपल है जो मैंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में भी सिखाया था, शायद सिखाया होगा. कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में ये एग्जांपल था या नहीं? हाँ, ये था ना, 4x स्क्वायर प्लस, लेकिन वो अलग था, एग्जाम्पल डिफरेंट था. तो लेकिन अल्टीमेट सिनेरियो यही था कि bx वाज इनसाइड. तो बताने का मकसद ये है कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी आपके सामने रखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आपके सामने रखा. नाउ व्हिच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन फॉलो दैट. आपको कोई, मैंने पहले भी कहा था कि आपको कोई बाउंड नहीं करेगा किसी एक मेथड की तरफ, बट मैं स्किल सेट देना चाहता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर स्किल सेट दूं ताकि आप कोई ऐसी सिली मिस्टेक ना करें, सॉरी, आपके पास किसी स्किल सेट में कमी ना हो कि भाई मुझे खाली एक ही मेथड आता है, मुझे तो सडन दूसरा मेथड सिखाया ही नहीं, इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड भी सिखा दिया. तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और मुझे एक्नॉलेज कर दें. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर देयर एनी एरर्स, आर देयर एनी कंफ्यूजन्स, और इज इट ऑल गुड फॉर यू? एक्नॉलेजमेंट दे दे प्लीज. All right, great. Alhamdulillah. Moving forward, the explanation continues and we move on to sketching a quadratic curve. Now the next step, we have covered quadratic expressions completely. We know the basics, the difference between the equation and an expression. We know how to interpret the completed square form, how to find the turning points out of completed square form, how to determine the nature from the completed square form. If a quadratic expression is not in completed square form, then also we know how to find the nature and how to find the coordinates of turning point. Then we learned how to convert into completed square form from the normal form using 2 methods with different examples. Now the next target is sketching a quadratic curve, because sketching is again an important thing, and usually in IGCSEs and O levels, we are asked to draw a graph. So what is the main difference between drawing a graph and sketching a graph? ये समझ लें पहले आप. जब हम ड्रॉ करते हैं तो यूजुअली वी टेक अ ग्राफ पेपर. स्केचिंग शायद कहीं ना कहीं स्केचिंग ओ लेवल IGCSE में भी है, हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्केचिंग अब ज्यादा मिलेगी. अब होता ही है कि वहाँ नॉर्मली हम ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ कैसे बनता है? ग्रिड दी होती है, बाकायदा आपको बॉक्स, स्क्वायर बॉक्सेस दिए होते हैं, ग्रिड बनी होती है, 1 सेंटीमीटर by 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है, और फिर आप ग्राफ बनाते हैं, प्रॉपर स्केलिंग करते हैं. लेट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ले लें, तो आप लिखते हैं 10, 0, 10, 20, 30. वर्टिकल एक्सिस पे आप ले लें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, तो आप लिखते हैं 20, 40, 60. फिर कभी कर्व बनता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कभी हिस्टोग्राम बन रहा है, तो कभी हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कर्व बना रहे हैं. दिस वाज अ नॉर्मल रूटीन वर्क, राइट? तो ये हम किया करते थे. अब लेकिन स्केचिंग में ग्राफ में क्या फर्क है ये समझ लें. स्केचिंग में नंबर 1, आपको जब स्केचिंग करते हैं तो थोड़ा सा ना फ्री हैंड होती है.
मतलब उतनी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन मैं ये कहता हूँ ट्राई टू मेक इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। मैं ये कहता हूँ फ्री हैंड भी अगर बनाते हो ना तो ट्राई टू मेक इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। उसके लिए क्या करें आप, अच्छा एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन कहती है कि आपको की वैल्यूज बतानी है। व्हेन यू आर स्केचिंग यू नीड टू शो द की वैल्यूज स्केच के अंदर। मतलब नॉर्मली तो हम पूरा लिख रहे होते हैं ना 2 4 6 8, वो कह रहा है भाई अब की वैल्यूज बताओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब क्वाड्रेटिक कर्व की स्केचिंग कर रहे हैं तो की वैल्यूज क्या होती हैं। तो व्हेन यू आर स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व, these steps are extremely important to understand. The first step, find the coordinates of turning point. If you wish to sketch a quadratic curve and if you don't have coordinates of turning point, how are you going to sketch? तो अगर आपको स्केच करने के लिए कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म दी हुई है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट डायरेक्टली आप लिख लेंगे। बट इफ यू डू नॉट हैव अ कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म एंड इट्स रिटन इन नॉर्मल फॉर्म तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालना आते हैं। ये हम आपको सिखा चुके हैं, ये पहली क्लास का टारगेट था जो हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने स्केचिंग करनी है तो द फर्स्ट स्टेप सेज दैट यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू नो द नेचर एज वेल। क्योंकि अगर मिनिमम पॉइंट होगा तो हैप्पी फेस कर्व बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा तो सैड फेस कर्व बनेगा। तो नेचर तो पता होना ही चाहिए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट अलोंग विद द नेचर, आल्सो इट्स नेचर, आल्सो द नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप कहते हैं फाइंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा एस यहां से कटेगा, फाइंड वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि क्वाड्रेटिक कर्व के अंदर आप कैसा भी स्केच कर लें वाई इंटरसेप्ट एक ही होगा। कैसा भी स्केच कर लें वाई इंटरसेप्ट एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो देयर विल बी ओनली वाई वन वाई इंटरसेप्ट। तो फॉर फाइंडिंग द वाई इंटरसेप्ट वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा करते थे in O levels in IGCSE. Whenever you have to find the y-intercept, you substitute x equals to 0. Whenever you have to find the x-intercepts, you substitute y equals to 0. So finding the x and y-intercepts for y-intercept, अच्छा कुछ बच्चे गलती करते हैं y-intercept के लिए y equals to 0, x-intercept के लिए x equals to 0. No, not at all. For finding the y-intercept, x equals 0. For finding the x-intercepts, y equals to 0. जो इंटरसेप्ट चाहिए उसके दूसरे वाली चीज को इक्वल टू 0 करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होगा, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होगा। तो यहां पर मुझे स्केच करना है। तो पहला स्टेप कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, फिर y इंटरसेप्ट x 0 डालें, फिर फाइंड x इंटरसेप्ट। लेकिन थर्ड पॉइंट है ना उसमें ये बात लिखी है इफ एनी एंड इफ रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करना है लेकिन x इंटरसेप्ट सिर्फ तब निकालने हैं जब x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करते हों और एग्जामिनर पूछे भी कि निकालो। दो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। क्वाड्रेटिक कर्व अगर इस तरह का है तो वो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, उसके कोई रूट्स ही नहीं है, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स नॉन और रियल रूट्स के ऊपर बात होगी। अगला जो क्लास का टारगेट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा, उस पर बहुत तफसीली रूट्स पे बात होगी। अभी अगर आपका ओ लेवल IGCSE का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां क्लियर होगा। लेकिन अभी ये समझ लें कि अगर कर्व अबव द एक्स एक्सिस बने और happy face curve above the x-axis बने with a minimum point and sad face curve with a maximum point below the x-axis बने, दोनों सूरतों में उसके रूट्स नहीं होते। और रूट्स का मतलब x इंटरसेप्ट नहीं होते। why? Because the curve do not cut the x-axis. तो x-axis को कट नहीं कर रहा, उसके रूट्स और x इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? निकाल ही नहीं सकते, मैथ एरर आ जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट हमेशा नहीं निकलता। तो लिखा इफ एनी, अगर है तो निकलेंगे। अच्छा अगर हैं फिर भी तब निकलेंगे इफ रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। क्यों सर, हमेशा क्यों नहीं? भाई स्केचिंग 2 नंबर की है, किसके पास इतना टाइम है कि वाई इंटरसेप्ट भी निकाल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट भी निकाल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल रहे हैं। भाई टाइम को भी तो देखना है। आपका P1 का पेपर 75 मार्क का पेपर है, राइट? P1 पेपर इज ऑफ 75 मार्क्स। अच्छा बाय द वे हमारा जो पेपर स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखेंगे P1 हमने LMS के अंदर आप देखेंगे तो वहां मैंने P1 का सिलेबस भी अटैच किया हुआ है। और वहां पर हमारा एक सर्ट्स का लेक्चर है, बेसिक लेक्चर, जो प्री रिक्विजिट ऑफ A लेवल्स है। IGCSE O लेवल्स में अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो वो लेक्चर देख लीजिएगा सर्ट्स का।
और वहां पर मैंने एक और चीज है, पेपर स्ट्रक्चर की वीडियो भी है, ओरिएंटेशन, तो वो भी देख लीजिएगा, उससे पूरा पेपर स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, एएस में कितने कंपोनेंट्स हैं, ए2 में कितने, तो वो वीडियो एलएमएस में मौजूद है पेपर स्ट्रक्चर वाली। तो वो जाएंगे ना, P1 क्वाड्रेटिक्स का एक सेक्शन है, एक लाइव जूम क्लासेस का एक सेक्शन है, जिसके अंदर P1 का सिलेबस वगैरह और फॉर्मूला शीट, जो सिलेबस जो मिलती है फॉर्मूला शीट MF19, वो भी उसके अंदर मौजूद है। और साथ साथ सर्ट का जो लेक्चर है वो भी मौजूद है, और साथ पेपर स्ट्रक्चर की एक ओरिएंटेशन वीडियो भी मौजूद है। वहां से वो आप सर्ट्स का भी लेक्चर देखें नोट्स बनाने के लिए, और साथ साथ ओरिएंटेशन जो है वो भी जरूर देख लें, तो आपको पेपर स्ट्रक्चर का अंदाजा हो जाएगा कि कितने कंपोनेंट्स हैं, आपने कौन कौन से देने, क्या क्या ऑप्शंस हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले, लेकिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा उससे। तो 75 मार्क्स का पेपर है एंड यू हैव 1 hour 50 minutes। अब जरा कैलकुलेट करें ना, आपके पास एक मार्क के लिए कितना टाइम है। 1 hour मीन 60 minutes, 60 + 50 110 minutes हो गए। 75 मार्क्स 110 मिनट में करने, तो एक मार्क कितनी देर में करना है, तो 110 डिवाइड बाय 75, सो यू हैव 1.4667 मिनट्स। 1.5 मिनट भी मुकम्मल नहीं है आपके पास, यू जस्ट हैव 1.4667 मिनट्स पर मार्क। बट अगर आप इतना टाइम लेंगे तो फिर रिवीजन का टाइम कैसे बचेगा, कैसे बचेगा बताएं, नहीं बचेगा। आइडियल सिनेरियो ये है कि आपने इंश्योर करना है कि आप एक नंबर 1.1 से 1.2 मिनट्स के अंदर करें, एक मार्क पर मार्क। यू टेक 1 to 1.2 मिनट पर मार्क। तो अगर आप 75 मार्क में हर मार्क में 1.2 मिनट्स भी लेते हैं तो आप 90 मिनट्स लेंगे, विच इज 1 hour 30 minutes। 20 मिनट्स रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बचेगा। और रिवीजन के अलावा भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, विच वी हैव टू रीविजिट अगेन फॉर रीचेकिंग, और माइट बी वी वर स्ट्रक इनिशियली, so we'll get back to them at the end. So if we are going to work at this pace, then we are going to finish our paper on time, as well as we are going to we will be able to recheck our paper as well. तो इस पे काम करना है। तो अगर एक 2 नंबर की स्केचिंग आ रही है तो आपको 2 मिनट लगाने, एक्स इंटरसेप्ट निकालने में ही आपको 1 मिनट लग जाएगा, या शायद इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो 1 मिनट, तो फिर आपके लिए जस्टिफाइबल नहीं है। हाँ, अगर स्केचिंग 4 नंबर की है तो फिर एग्जामिनर कहता है, जैसे अगले पार्ट में लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल 2 दिया है, शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट्स द एक्सिस। इस एग्जाम्पल को कवर करता हूं मैं भी। तो अभी यहाँ पर जब नहीं कहा हुआ, खामोशी है, स्केचिंग का कहा हुआ है बस, तो बस पहली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, वाई इंटरसेप्ट, दैट्स इट, और कुछ चाहिए ही नहीं। तब टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई बताएं। तो आपने कहा टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मिनिमम पॉइंट होगा, बल्कि सब बताएं, पार्टिसिपेट करें, मिनिमम पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म दी हुई है, नहीं दी हुई होती तो फिर और चैलेंज बनता। Over here already a complete square form is given, so tell me what will be the coordinates of turning point. Nature is minimum, I've already written. And what will be the coordinates? चलिए पार्टिसिपेशन करें, क्या भूल गए सब कुछ पुराना, पहली क्लास की एक्सप्लेनेशन है ये तो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट का निकालना और नेचर का फाइंड करना। x निकालने के लिए x - 1 equated to 0, x will be 1 and y coordinate will be this -2, 1, -2 will be your minimum point। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x = 0 सब्स्टिट्यूट करें जरा, तो y आ जाएगा। यहाँ डालें, x की जगह 0 डालें, 0 0 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 1 होल स्क्वायर इज 1, 2 times 1 - 2 is 0, तो x = 0 पे y 0 आ रहा है।
वाई इंटरसेप्ट आपका 0 आ गया, मतलब ओरिजिन 0,0, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर ओरिजिन ही है। तो नाउ यू आर गोइंग टू मेक एक्सिस, 1, -2 इज योर टर्निंग पॉइंट। तो आपने 1 यहाँ ले लिया, यहाँ आपने अंदाजे से -2 ले लिया। दिस इज गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट, 1, -2, 0,0 is your y-intercept, curve will pass through here, और यहां से आपके पास एक quadratic curve आपका बन जाएगा। This way your quadratic curve will be made. It's like that. Labeling कर लें कि this is x-axis, this is y-axis. कुछ और शो करने की जरूरत ही नहीं। 1, -2 is the turning point. You have to show that point. अगर आप बहुत वैल्यू देते हैं 2, 3, 4 या -1, -2, फिर आपको वाजे करना पड़ेगा कि ये 1, -2। तो एग्जामिनर कहता है की वैल्यूज बताओ, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो की वैल्यू में एक 0,0 है, एक 1, -2 है, दैट्स इट। हैप्पी फेस कर्व बन गया, यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहे हैं स्केच द ग्राफ, sketch the graph of y equals to -x -3 whole square plus 5 showing the coordinates of the points where the graph meets the axis. Graph meets the axis. तो graph meets the axis का मतलब क्या है? अब याद रखें, AXIS is singular and AXES is plural. तो AXIS अगर होगा तो x या y का लफ्ज लिखा होगा कि x एक्सिस या y एक्सिस। तो AXES का मतलब यह है कि इसमें x एंड y दोनों कवर होगा, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, बोथ एक्सिस आर कवर्ड। अब कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद द ग्राफ मीट्स द एक्सिस, दिस मींस वी हैव टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स एंड y इंटरसेप्ट्स बोथ। x इंटरसेप्ट भी निकालने होंगे एंड y इंटरसेप्ट भी निकालने होंगे, दोनों निकालने होंगे भाई, क्योंकि लिखा हुआ है। तो अब जरा निकालते हैं। टर्निंग पॉइंट तो हमारा फौरन ही निकल जाएगा। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए जब x 0 डालेंगे आप तो आपका y इंटरसेप्ट आएगा। कैलकुलेट कर लें डायरेक्टली, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 0 -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर 9, -9 + 5 -4, -4 आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपके टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैक्सिमम होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के साथ जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट and the coordinates are 3, 5. I hope everyone is clear with this. ब्रैकेट के अंदर x -3 था, इक्वल टू 0 क्या, x3 आ गया, +5 है, y5 हो गया। अच्छा, फिर ये y इंटरसेप्ट आ गया था आपका 0, -4, एक पॉइंट y इंटरसेप्ट हो गया, एक पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। उसके अलावा आपका जो y इंटरसेप्ट आ रहा है, x इंटरसेप्ट के लिए आप y 0 करोगे। जब y 0 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 0 = -(x - 3) होल स्क्वायर +5। तो इसको इस तरफ ले आए, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ही है, तो आपके रूट्स निकालना आपके लिए आसान है। x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +5। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे जब आप, तो x - 3 इज इक्वल टू ±√5। तो एक दफा +√5, एक दफा -√5, -3 को वहां भेजें तो आपके दो रूट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 ±√5। अच्छा, वैल्यू के लिहाज से कैलकुलेट कर लें ताकि आपको पता भी हो। तो 3 - √5, द रूट इज 0.76, 2 डेसिमल प्लेस में लिख देते हैं, और 3 + √5, द रूट विल बी 5.24। ये एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है भाई, आपने एक्सिस बनानी है। यू विल मेक एक्सिस, यू विल ड्रॉ द एक्सिस, और मैक्सिमम पॉइंट होगा 0, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा 3,5। सही है भाई, सही। अब देखें, आपने 3 लेट सपोज यहाँ लिख दिया, 5 आपने ऊपर लिख दिया, यहाँ आपने y बना दिया, यहाँ आपने x लिख दिया। आपने टर्निंग पॉइंट शो करना है कि 3,5 है। उसके अलावा आपका जो y इंटरसेप्ट है वो 0, -4 है।
तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ कहीं आपका -4 आ जाएगा और 0.76 कहीं यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ कहीं एक रूट हो जाएगा और 5.24 यहाँ कहीं आपका दूसरा रूट हो जाएगा। तो ये आपका 0.76 हो गया, ये आपका 5.24 हो गया। रूट्स बता दिए आपने। यहाँ से आपका स्केच आएगा। ये स्केच, एक मिनट, इसको स्केच है, वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस। ये आपका स्केच बन जाएगा। अब देखें, this is the quadratic curve with a maximum point. The coordinates are 3, 5 of maximum point. The roots are 0.76 and 5.24. The curve cuts the axis at 0.76 and 5.24, and the y-intercept is 0, -4. So over here we are going to write 0. अब की पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। क्या किया मैंने? टर्निंग पॉइंट 3, 5, √1, √2, y इंटरसेप्ट, दैट्स इट, बन गया स्केच। स्केच मुकम्मल हो गया। सही है जी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री की एक बात है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ है इंशाल्लाह। लाइन ऑफ सिमेट्री की बात भी चले मैं मुकम्मल कर देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइन होती है? IGCSE O-Levels में वी हैव स्टडीड अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन which is the axis. Line of symmetry can be defined as the axis or imaginary line that passes through the center of the shape or object and divides it into identical halves. Line of symmetry का concept पढ़ा होगा। Line of symmetry and order of rotational symmetry हमने पढ़ा था, और 3-dimensional में planes of symmetry and axis of rotational symmetry. But we are talking about 2D right now. A line that divides a particular figure into two equal halves that are mirror images of each other, so that when they overlap, so that when we fold the object they overlap. Overlapping की requirement भी आती है। Basically mirror images of each other होते हैं, identical halves होते हैं। तो quadratic curve के अंदर line of symmetry क्या होती है? A line that passes through its turning point. Always remember, in case of a quadratic curve, a line that passes through the turning point is the line of symmetry. So a line of symmetry for a quadratic curve is a vertical line which passes through the turning point and has the equation of the form x equals to a. उसका equation पता है क्या होता है? जो turning point का x होता है वो equation होता है। vertical line, vertical line का equation क्या होता है? x equals to 3. अच्छा, horizontal line होती है let's suppose, तो y equals to 5. Coordinate geometry has taught us कि अगर slanting line है तो the equation will be of the form y equals to mx plus c. But if it's a vertical line, then x equals to something. X equals to a form में होगा. Horizontal line y equals to a form में होगा. But over here the line of symmetry will be of the form x equals to a. And what is the value of a? The x coordinate of turning point is the value of a. तो अब line of symmetry अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं तो line of symmetry ये बनेगी vertical line. This will be my line of symmetry. अगर मैं बनाता हूं तो यहाँ बना लेते हैं, चले, कोई मसला थोड़ी इतना बड़ा, जरूरी नहीं थी यहाँ, तो जाहिर सी बात है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया खाली। ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर मुझे बनाने की जरूरत पड़ती है इसको मैं अगर डॉटेड, चलें एक काम करते हैं, 1 मिनट, इसको प्रिसिशन इरेजर कर देते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा कटिंग कर देता हूँ इसकी ताकि डॉटेड बन जाए समझाने के लिए। x equals to 3 is my line of symmetry. The equation of line of symmetry is x equals to 3. यहाँ बताएं लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा भाई? x equals to 1. तो x equals to 1 will be the equation of line of symmetry. लाइन ऑफ सिमेट्री ये देखें। अच्छा ये बात नोट करें, अगर 1 और 0 में 1 का फासला है, लाइन ऑफ सिमेट्री मिरर लाइन है, तो टर्निंग पॉइंट के x में और पहले रूट में अगर 1 का फासला है तो टर्निंग पॉइंट में और दूसरे रूट में भी 1 का ही फासला होगा। इसका मतलब दिस रूट विल बी बाय डिफॉल्ट 2। अगर एक रूट 0 है तो एक अगला रूट 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट का x से 1, उससे पहला रूट 1 के फासले पर है, तो दूसरा रूट भी 1 के फासले पर होगा। ये चीज यहाँ भी नोट करें। 3 टर्निंग पॉइंट का x है, पहले रूट से फासला कितना है? 3 - 0.76 विच इज 2.24। तो 3 से 5.24 के दरमियान भी फासला 2.24 का ही होगा। तो टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से जितना रूट 1 का फासला है उतना ही रूट 2 का भी फासला है। वजह
because of symmetrical nature of a quadratic curve, because of line of symmetry. ये मैंने पूरी बात स्केचिंग भी कर दी और मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी दे दिया. क्या स्केच बनाना भी क्लियर है? क्या लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन निकालना भी क्लियर है? एक्नॉलेजमेंट कर दें, because I have another class lined up and it's already above 4 crossed. I have a class schedule of A2 maths at 4, so I have to wind up. Just let me know if everyone is clear so that I can end the class. There are few instructions I'm going to give on the WhatsApp group, inshallah. When I'll be free. So I don't have time for that. Chale, alhamdulillah. People are enjoying. Everyone is clear. Chale, great. MashaAllah. All right. Good feedback. Okay, great. So everyone is clear, alhamdulillah, with this note that we have understood all the concepts clearly, and inshallah, we are going to cover more quadratics in the next class. It's a big topic. There are more classes to go for its completion, its explanation to end. So till then, take good care of yourselves. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.